नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। अगर आपको पता चले कि नेता नगरी में अब समय है मेरे गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीति को डिस्कस करने का, जहां पर कई बड़े पॉलिटिकल बदलाव हुए हैं और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया टुडे के असिस्टेंट एडिटर लखनऊ से आशीष मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है आशीष आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष, सबसे पहले तो हमें यह बताइए कि एक जो जिसको हम लोग अंग्रेजी में पॉलिटिकल ग्रेप वाइन कहते हैं, एक सुर्रा चल रहा है कि जो गुजरात काडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं अरविंद शर्मा, उन्होंने जिस तरीके से वीआरएस लिया, फिर आनंद फानंद में बीजेपी ज्वाइन की और अब एमएलसी हो गए हैं, उनका क्या रोल होगा, क्या चल रहा है चर्चा में? देखिए, राजनीति में होता क्या है सौरभ भाई कि जो चीजें घटनाएं घटती हैं तो वो खासकर यूपी में जो चीजें होती हैं वो एक बहुत ही हमेशा राजनीति, हर कदम का राजनीति, जो भी आदमी कुछ करता है उसका एक राजनीतिक निहितार्थ निकलता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति को जिस वक्त हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में खिचड़ी चढ़ा रहे थे, ठीक उसी समय यहाँ के जो प्रदेश मुख्यालय था वहां भी एक खिचड़ी पक रही थी। वो खिचड़ी ये था कि मतलब ज्वाइन कर रहे थे अरविंद शर्मा, आनंद फानंद में एकदम से यहाँ आते हैं और वो भाजपा रात में पहुंचते हैं और अगले दिन वो भाजपा यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। जैसे वहां वो इस्तीफा देते हैं, 11 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया। गुजरात में पहले शुरुआत शुरू होती है गुजरात में, वहां कुछ लोग शुरू करते हैं कि इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है और ये यूपी जा रहे हैं। धीरे धीरे जिस तरह से वो एकदम से रात में लैंड करते हैं और अगले दिन वो कर रहे हैं, जब जैसे वो ज्वाइनिंग अपनी यहाँ करते हैं, उसके बाद से पूरा एक अटकलों का, अफवाहों का एक दौर शुरू होता है। उनको जो ज्वाइनिंग कराने में आप देखेंगे तो ज्वाइनिंग में यहाँ पर डिप्टी सीएम थे दोनों और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं थे। तो लोगों ने ये अफवाह, क्या है, एक तरह भाजपा की जो काम करने तरीका है, मैंने भाजपा के एक बहुत सीनियर यहाँ के पदाधिकारी हैं जो अब यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने पूछा, हमने कहा ये अरविंद शर्मा का मसला क्या है, तो वो एक बहुत ही पॉलिटिकल जवाब देते हैं। कहते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति था उसको भी 3 घंटे पहले नहीं बताया कि हमें राष्ट्रपति बनना है, तो अरविंद शर्मा के बारे में क्या है ये मैं अभी ऐसा नहीं कुछ कह सकता। लेकिन आप ये देखिए जिस तरह से एक तो वो यहाँ पे लैंड करते हैं, एमएलसी बनते हैं, लोग कहते हैं कि लोग फिर अफवाह सुनने लगी इनको सीएम बनाना है और गृह मंत्रालय देना है। ये क्या बनेंगे ये अभी कुछ नहीं, मतलब लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे उनको पहले ये तय होगा कि वो शनिवार को नॉमिनेशन करेंगे। उनका जो उनका पर्चा भरा हुआ, जब पर्चा भरने के बाद उसकी फोटो कॉपी हम लोग को मिली तो उसमें डेट कटी हुई थी। डेट में शनिवार को 16 तारीख, उसको काट के 18 किया गया था। उसमें ये था कि उनको ये कहीं ना कहीं जो चीजें चल रही हैं उससे लोग ये प्यार लगा रहे हैं कि उनके और मुख्यमंत्री योगी के बीच में कुछ किसी बात को लेकर कुछ उतना सहजता नहीं है। वो सबसे मिलते हैं, सबसे लास्ट में संडे को जाकर वो मुख्यमंत्री से उनको मिलने समय मिलता है। तो ये सब देखिए एक यहाँ पर एक अटकलों का, यूपी में आप जाएंगे तो रिक्शा वाले से लेकर और कार में चलने वाला सब अपने अपने तरीके से अरविंद शर्मा की भूमिका को डिस्क्राइब कर रहा है। कोई कर रहा है कि वो नंबर 2 बनने जा रहा है, कोई करने जा रहा है कि नहीं योगी बनाया जा रहा है। तो ये पूरा एक क्या है कि प्रयासबाजियों का, अटकलबाजियों का बाजार बहुत तेज गर्म है। लोग कह रहे हैं कि उनको ऐसा शायद प्रयास चल रहा है, राजनाथ सिंह का जो मकान 4 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री के जस्ट बगल वाला शादी था, उसमें वो उनको अलॉट करने की कवायद चल रही है। ये अभी किसी ने आधिकारिक रूप से इनको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन हाँ, अगर उनको कोई मंत्री बनते हैं और प्रोमिनेंट मंत्री बनते हैं तो एक वही बंगला खाली है जो 4 कालिदास है, जो उनको अलॉट किया जा सकता है। चलिए आशीष बाबू, मैं कुछ, अब चूंकि कयासबाजियों का जिक्र हो ही रहा है तो कुछ और कयासबाजियों पर बात कर लेते हैं। सुनील बंसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दिल्ली में काम कर रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले अमित शाह को जब भाजपा का उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कैंपेन कमेटी को यह समझ में आता है
कि यूपी का कोड क्रैक किए बिना दिल्ली तक रास्ता नहीं पहुंचता सुगम ढंग से। और तब सुनील बंसल वहां पर पहुंचते हैं। उसके पहले नागेंद्र जी लंबे समय तक संगठन मंत्री थे, जो अब बिहार में हैं। सुनील बंसल वहां पर रहते हैं। भाजपा 2014 जीतती है, 2017 जीतती है, 2019 भी जीतती है। लेकिन पिछले दिनों एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है, जब सुनील बंसल के साथ दो लोगों को सह संगठन मंत्री बनाया जाता है, भवानी सिंह को काशी क्षेत्र का और कर्मवीर सिंह को मेरठ क्षेत्र का। इन सब के बीच हम ये लगातार सुनते आ रहे हैं कि सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ के बीच चीजें बहुत स्मूथ नहीं है। एक पावर शेयरिंग को लेके, रसूख को लेके, संगठन और सत्ता के बीच जो अमूमन हर जगह खिंचाव होता है, वो यहां भी है। इस तरह की खबरों में कितना दम पाते हैं आप? नहीं, देखिए इसका, देखिए अगर आप मुझसे आप कहेंगे कि इसका कोई हम इसको हम जस्टिफाई कर सके, कुछ हम आपको डेटा, देखिए ये सब क्या है ना, देखिए जब हम दो बड़े संगठन पैरेलल काम कर रहे होते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि बातें उठती हैं कि उनमें आपस में दो पटरियां हैं। एक भाजपा की यहाँ पे यूपी में दो पटरियां हैं, एक पटरी संगठन है तो एक पटरी सरकार है। दोनों पावरफुल है, योगी जी को पूरा वोट है, तो जो हमारे जो सुनील बंसल एंड कंपनी है वो अमित शाह के पूरा, तो जिस तरह से, तो इस तरह से आप उसको समझिए। तो मुद्दा क्या है कि देखिए क्या ये कभी अभी तक ऐसा कोई इंस्टांसेस नहीं आया है कि इसमें योगी और अमित शाह दोनों, वो सॉरी, योगी और सुनील बंसल दोनों आमने सामने किसी मुद्दे पे आ गए हों। लेकिन चूंकि एक भाजपा बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक रूप से है कि खेमेबंदी होगी कि दोनों इन्फ्लुएंस है। पहले जो हम सरकारें देखते थे, उसमें जो सरकार होती थी वही संगठन होता था। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं ना यूपी की सरकार में कि सरकार अलग है, संगठन अलग है, तो इसलिए दो खेमे हैं, दो पावर सेंटर तो यहाँ पे है। इसलिए इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि दोनों पावर सेंटर अपने अपने चीजों को, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के, अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास करते होंगे। हाँ, अब ये देखिए क्या था, ये मेरी बात हुई कि दो उनको क्यों बनाए गए, दो ये प्रभारी आया, उसके बाद एक प्रभारी भी आ गए। देखिए क्या है कि 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें वो भाजपा की राजनीति, यूपी का जो चुनाव होगा वो भाजपा के आगे की राजनीति का एक दिशा तय करेगा। देखिए मोदी जी को क्या है, मोदी जी अपना दूसरा टर्म पूरा करेंगे 2024 में, 22 में ये चुनाव हो जाएगा। तो भाजपा को 22 के चुनाव के बाद से अपने 2024 के बाद की वो पूरी पॉलिटिक्स का अपना वो कर रहे हैं। तो उन्होंने इसलिए उन्होंने सुनील बंसल साहब दो प्रभारी लगाए हैं, और एक राधा मोहन सिंह को बना दिया है। ये कहा जा रहा है कि राधा मोहन सिंह बहुत पहले से ही गोरक्ष मंदिर है उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि राधा मोहन सिंह जो है वो भी योगी के आदमी है, और बहुत अच्छे रिश्ते हैं, योगी और राधा मोहन सिंह जी में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। दोनों आपस में, मतलब कबोवेज यहाँ पे रोज आपस में, जब राधा मोहन सिंह जाते रोज आपस में बातचीत करते हैं, और अनऑफिशियल जाते भी हैं उसको। तो ये कहना कि जो है, ये जो अपने सुनील बंसल है, ये डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, या योगी इनका हावी हो रहा है, या लड़ाई चल रही है। हाँ, ये है कि दोनों को संगठन बैलेंस करके चल रहा है, कि सुनील बंसल के साथ भी कुछ योगी के लोग हैं, तो योगी के भी दफ्तर में कुछ सुनील बंसल और उनके लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक बैलेंस बनाने का प्रक्रिया है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी का, ये बना के काम कर रहे हैं। आशीष जी, मेरा अगला सवाल भी इसी तरह की राजनीतिक कयासबाजी से जुड़ा है। हमने ये देखा कि विकास दुबे एनकाउंटर और उसके बाद पर जो दूसरे पॉलिटिकल खेमे हैं, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का या बसपा का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, और ये इस तरीके का रेजोनेंस ब्यूरोक्रेसी में और कुछ नीचे भी सुनाई दिया, इस तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं कि साहब ये तो छत्रियों की सरकार है। वो संन्यास के पूर्व की जो योगी आदित्यनाथ की पहचान थी उसकी तरफ इंगित करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी इस तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, सपा कहती है भगवान परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, बसपा कहती है अन्याय हो रहा है, कांग्रेस भी इस एजेंडे को अपने ढंग से पुश करती है। जो योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं वो कहते हैं कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। आप नियुक्तियां उठा के देख लीजिए, चाहे डीजीपी हों, चाहे चीफ सेक्रेटरी हों या दूसरे लोग हों, कहीं से भी किसी एक जाति समूह को प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है। इस पूरी डिबेट के पॉलिटिकल निहितार्थ क्या हैं? क्या बीजेपी इस चीज को लेकर फिक्रमंद है?
नहीं, देखिए 2 चीज़ इसमें बहुत स्पष्ट मैं आपको देता हूँ कि देखिए ये जो राजनीति है ना, ये आप इसको चलिए जब राजनाथ सिंह जी की सरकार थी तब भी ये बात देखिए ये बसपा ने ये कार्ड खेला था। एक्चुअली मतलब राजनाथ सिंह जी की सरकार बनी जब यहाँ पर तो तब बसपा ने सोचा कि क्यों ना हम ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स करते हुए ब्राह्मण, दलित और मुसलमान का एक हम गठजोड़ तैयार करें। तो वो उसमें जब राजनाथ सिंह सरकार हुई तो बसपा के नेताओं ने ये प्रचारित किया कि देखो कल्याण मिश्रा को नहीं किया, ब्राह्मण बहुत दुखी है और ब्राह्मण है, तो थोड़ा सा ये ब्राह्मणों के मन में आया कि जो है कि हाँ ऐसा हो गया। तो जब बसपा की 2007 में जो सोशल इंजीनियरिंग हुई तो वो अब लोग सोचते हैं कि फिर भाजपा की सरकार है, एक मुख्यमंत्री जिसको जो कि योगी है, लेकिन उसका पूर्व इतिहास को याद करके वो सोचते हैं कि ये कार्ड फिर हम चल सकते हैं कि हम ये कहें कि भाई देखिए योगी जी क्योंकि जो जन्म से ठाकुर है तो हम ये कहें कि ये ठाकुर तो हमारे पास आएंगे नहीं, लेकिन हाँ ब्राह्मणों में एक नाराजगी बनाने की कोशिश करें। लेकिन देखिए यहाँ इस समय का मामला, इस समय बहुत मसला दूसरा है। देखिए इसमें यूपी में जो राजनीति है, यूपी में बहुत कुछ योगी तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मोदी फैक्टर बहुत काम करता है। तो जो मोदी फैक्टर है वो अभी भी वो उसमें थोड़ा सा ब्राह्मण जो अपर कास्ट है वो थोड़ा सा उसको उसको वो मोदी को के फैक्टर से थोड़ा प्रभावित है, मोदी से जुड़ा हुआ है। तो जब तक हमारी जो ये विपक्षी पार्टियां हैं वो सिर्फ ये कहेंगे कि ब्राह्मणों के साथ ये हो रहा है, उनको विपक्षी पार्टियों ने भी कोई अपना बहुत बड़ा रोड मैप लेके नहीं आया। उन्होंने कहा कि हम वो लगवाएंगे इनकी मूर्ति लगवाएंगे, लेकिन अभी तक तो परशुराम की मूर्ति का अभी तक तो कहीं कुछ सिरा दिखाई नहीं कि उसकी मूर्ति का कहाँ डिजाइन ही कहाँ है, वही दिखा देते। तो क्या ना देखिए हर आदमी बस बातें कर रहा है कि ब्राह्मणों के, अभी कोई विपक्षी पार्टियां कोई भी ब्राह्मणों के लिए कोई ऐसा रोड मैप या कोई ऐसा अभी एमएलसी ही बनने थे समाज पार्टी के, तो किसी एक ब्राह्मण नेता को अगर कर दिए होते। तो ये एक्चुअली में कहना कि ये एक बस जाति जोड़ों की राजनीति को चलना, लेकिन वो अब धीरे धीरे थोड़ा सा उस तरह से काम नहीं करेगी जो जिस तरह से लोग पहले करते आए हैं कि ब्राह्मणों के बारे में करो तो ब्राह्मण हमारे पास आ जाएगा। देखिए ब्राह्मण का क्या है कि मैंने स्टोरीज की है में और काफी एनालिसिस उसमें किया था। तो आप जब भी देखेंगे जो भी पार्टी की लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है वो टैक्टिक वोटिंग करता है, लेकिन मेरे हिसाब से ब्राह्मण जो है वो यूपी में टैक्टिक वोटिंग करता है। आप देखिए जिस पार्टी की जब सरकार हुई है तब तक उसके पास सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक हुए हैं। आप उठा लीजिए, जब भी उठा लीजिए आप अगर मुसलमान टैक्टिक वोटिंग कर रहा होता तो 2007 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज्यादा मुसलमान विधायक थे, लेकिन सरकार नहीं थी, जबकि बसपा के पास सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक थे, सरकार थी। 2012 में सपा के पास सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक थे, सपा की सरकार थी। 2017 में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक थे, सरकार। तो देखिए ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण बहुत ही समझदार वोटर है, वो उसको वोट करता है जो जीत रहा होता है। ये नहीं देख रहा होता कि वो कौन सी पार्टी, जो पार्टी जीत रही होती है उसको वो सीधे से वोट करता है। इसके लिए कोई ये नहीं है कि हम बहुत ब्राह्मण के, अगर आप जीतने को जीतता हुआ दिखाएंगे तो आपका स्वाभाविक वोट ब्राह्मण का मिलेगा आपको। 2017 में जब बीजेपी सरकार बनी तो एकदम से मनोज सिन्हा लाइमलाइट में आ गए थे और मनोज सिन्हा बनारस में दर्शन करने लगे। लोगों ने कहा यही चीफ मिनिस्टर बनना है, ये करना है। तो वहां जो एक पूर्वांचल में क्या है, एक बहुत बड़ा तबका भूमिहार का है। तो उनका जब मनोज शर्मा नहीं बने तो वो थोड़ा सा उनके अंदर एक कसक थी, वो थोड़ा सा एक उनको लगा कि जो है ये नहीं बने। कोई माओ उधर गाजीपुर बलिया साइड में इनकी अच्छी तादाद है, गोरखपुर से आप थोड़ा सा और पूर्वांचल जाएंगे तो पूरी एक अच्छी खासी बेल्ट है इनकी। तो देखिए ये भी करीब उसी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। तो एक तो कास्ट फैक्टर भी इनके साथ है कि हमें वो जो मनोज सिन्हा वाला जो इशू है, जो उनके साथ जुड़े लोग हैं उनको थोड़ा बैलेंस करने के लिए इनको हम लेके आए। अच्छा, जो ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने की बात कही जा रही है, तब मुझे थोड़ा नहीं लगता है कि कोई भी, या तो फिर उनको मुख्यमंत्री बना दे तब वो ब्यूरोक्रेसी ठीक से हैंडल कर पाएंगे। बाकी कोई डिपार्टमेंट आप गृह मंत्री दे दो, गृह मंत्री की तरफ से सीएम बैठा है तो उसके पास उतना नंबर 2 ही रहेगा, तो वो कितना ब्यूरोक्रेसी में कितना अपने आप को दखलंदाजी कर पाएंगे, तो ये कर पाएंगे। तो मुझे ये थोड़ा सा लोग बात पर है, लेकिन
वो मॉडल क्या होगा ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने का, ये मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बैठे हैं तो मुख्यमंत्री सीधे ब्यूरोक्रेसी को देखेंगे, तो या तो फिर उनको हटाया जाए, तब उनको बैठाया जाए तो वो ब्यूरोक्रेसी करेंगे। मुझे जहां तक लगता है कि इनको इंडस्ट्री पावर, इस तरह के जो यहाँ पर वो है इंडस्ट्री के इशू में, इन्वेस्टमेंट के इशू में, जो कि वहाँ एमएसएमई के सचिव रहे हैं, और गुजरात में भी इनका इंडस्ट्री में अच्छा पकड़ था। तो और गुजरात से बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यूपी में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, अडानी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो एक लिंक के तौर पर उसको यूज करने पर मुझे लगता है इंडस्ट्री और ये सब को मिलना चाहिए। आशीष बड़ी भूमिका रहेगी। जी आशीष, ये बताइए, मैं इंडिया टुडे मैगजीन में आपकी स्टोरीज फॉलो करता हूं। आपने विस्तार से लिखा कि कोविड मैनेजमेंट को लेकर योगी सरकार ने किस तरह से अच्छा काम किया। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं, लगातार घूमता रहता हूं। सड़क निर्माण के मोर्चे पर इस सरकार का काम मुझे बहुत उम्दा लगता है। जिस रफ्तार से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, हम देख रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक जो योगी आदित्यनाथ की एडमिनिस्ट्रेटर वाली इमेज है, खासतौर पर इस तरह के डेवलपमेंट वर्क को लेकर, उसको उतना प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है खुद उनकी सरकार के द्वारा उतने इफेक्टिव ढंग से। लेकिन जो एक दूसरी गैलरी को प्लीज करने वाले एलिमेंट्स हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे सख्त बयान देने हो, इनको ठोको उनको ठोको, ये करो वो करो, उस इमेज को ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल मैसेजिंग के लेवल पर कहीं फॉल्ट है? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ जो पार्टी में जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने को आकर को प्रोजेक्ट किया था 2027 चुनाव में, और उसका नतीजा इनको क्या मिला, तो इनको पार्टी के लोगों से जब बात होती है तो वो कहते हैं देखिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से वोट नहीं मिलता, ये इनको मालूम था। देखिए बीजेपी बहुत ही प्रोफेशनल, थारो प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए वो मैसेज कर रहे हैं। उनको एक एक खास वर्ग के खिलाफ सारा देखिए चीजें होती हैं। हम आप मेरे पास इनके कई सारे लोग जो हैं वो मीडिया, बीजेपी का मीडिया ग्रुप है, सब है, तो वो लोग देखिए जब क्रिमिनल खिलाफ होता है, मुल्तान सारे अतीक अहमद के खिलाफ जो कोई कार्रवाई होती है उसकी पूरी डिटेल भेज देते हैं। देखिए एक्सप्रेस के भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो मुल्तान अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अतीक अहमद की कार्रवाई हो रही है, उससे उसका एक मैसेज देना चाहते हैं। देखिए हम जो पहले तुष्टीकरण की राजनीति थी वो उसको, क्योंकि ये इससे जो बॉन्डिंग होती है वो एक्सप्रेसवे बनाने से जो बॉन्डिंग है उससे ज्यादा ही मजबूत है। एक्सप्रेसवे जब आदमी चलेगा तब वो कहेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा बनाया, हम वोट देंगे। लेकिन ये जो बॉन्डिंग होती है, भाई हाँ देखिए ये क्रिमिनल है, एक खास वर्ग का क्रिमिनल है, उसका गिरा दे रहे हैं, आप देखिए तो उसका पूरा प्रॉपर्टी गिरा दे रहे हैं, तो ये संदेश देने की, ताकि जो 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 थोड़ा सा पोलराइजेशन, एक खास वर्ग के प्रति एक जो हमारी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है वो बरकरार रहे, हमारा एक सॉलिड हमारा वोट बैंक बरकरार रहे, जो काम है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पॉलिटिक्स है वो एक्सप्रेस वे और इस पे बहुत ज्यादा उससे आदमी वो रखता नहीं है। ये थोड़ा सा बाहर अपनी इमेज, देखिए एक्सप्रेस वे जो बनाते हैं, ये कर रहे हैं, ये बाहर अपनी इमेज बिल्डिंग लेके कर रहे हैं कि बाहर जो हमारा जो इन्वेस्टर आए हुआ है तो वो देखे कि यहाँ पे एक्सप्रेस वे है, मेट्रो है, तो उसका एक अलग अप्रोच होता है। वोट लेने के लिए दूसरी तरह की राजनीति होती है, तो वो उस तरह की पार्टी, वोट लेने के लिए इनको एक संदेश देना होता है। अच्छा ये बताइए कि प्रियंका गांधी जो कांग्रेस को यूपी में रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं, प्रियंका गांधी, उसको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के हाथ से बात निकल चुकी है। 2022 का चुनाव होने वाला है वो दो पार्टी होने वाला है, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस के लिए बहुत कुछ करने के लिए नहीं बचा है, क्योंकि कांग्रेस ने, क्योंकि देखिए ये आप एकदम से आकर कर देंगे कुछ, कोई अच्छी घुमा देंगे कि कांग्रेस को रिवाइव हो जाएगी, तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है। मतलब मुझे तो, मैं यहाँ कांग्रेस को फॉलो करता हूँ, आप मुझसे कांग्रेस के 10 नेता का नाम जो एक्टिव है मना बता पाऊंगा, क्योंकि क्या है कि कांग्रेस ने अभी अपने आप को उस मोड में नहीं लेके आया है कि वो मुख्य विपक्षी पार्टी तौर पे अपने को पहले स्टेब्लिश करें। सरकार तो बाद में लाने की बात होगी, जो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, काम कुछ नहीं है इस तरह से, उनका संघर्ष से बहुत कमजोर पड़ा हुआ है। अभी आगरा में इनके यहाँ 4 महीने से इनके पास अध्यक्ष नहीं था, प्रदेश अध्यक्ष। अभी इन्होंने एक महिला थी जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में इनको बर्खास्त किया था, उसको नया जिला तैयार करते 4 महीने लगा दिए। तो हर जगह संगठन में काफी विरोधाभास है।
जमीन पे लोग जो है उनका पब्लिक कनेक्ट नहीं है। तो कांग्रेस के लिए हम बहुत ही आशान्वित नहीं है। कांग्रेस अगर अकेले लड़ती है तो चौथे पांचवें नंबर की लड़ाई लड़ रही है। चलिए आशीष जी, आप हमारे साथ जुड़े नेता नगरी में, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। थैंक यू सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।